आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज मैं आपको कोरोना कवरेज में बताऊंगी डॉफमैन मेथड के बारे में। हाँ जी, थोड़ी सी गणित का अभ्यास हो जाए एक तरह से आपके लिए। नमस्कार, मैं हूँ माधुरी। आज के कोरोना कवरेज को लेकर आपसे मुखातिब हूँ। जी, तो कुछ गणित होगी, कुछ आंकड़े होंगे और कुछ इसी तरह की बातें होंगी। कोरोना से जुड़ी देश परदेश की अपडेट होगी आज के कोरोना कवरेज में। सबसे पहले खबरों से शुरू करते हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 31,06,000 से ऊपर पहुंच गए हैं। भारत सरकार ने संदेश दिया है कि वो सीधे सीरम से वैक्सीन खरीदने जा रही है। सरकार एक ऐसी योजना बना रही है जिसके माध्यम से ये टीका लोगों को मुफ्त दिया जाएगा। सरकार अगले साल जून तक सीरम इंस्टीट्यूट से 68 करोड़ खुराक की मांग कर रही है। कोरोना काल में नौकरी खो चुके 5 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में लाभ केंद्र की अटल स्कीम के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जरिए 1.5 माह का वेतन दिलाया जाएगा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिससे मरीज अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में ट्रायल बेसिस पर मेट्रो सेवा जल्द ही शुरू हो सकती है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अमेरिका के मिलेनोचैथ में शादी के रिसेप्शन में कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बना। यहाँ पर 53 लोग इस घातक वायरस से संक्रमित हो गए। इस शादी समारोह में 65 लोग शामिल हुए थे। चीन ने घरेलू स्तर पर विकसित लेकिन आपात उपयोग के लिए यानी इमरजेंसी में कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाएगा जिनमें कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा है। और साउथ कोरिया की राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच में मास्क को अनिवार्य कर दिया है। जी, आपको एक बात बताते हैं। दक्षिण अमेरिका के पेरू में एक क्लब में पार्टी आयोजित की गई और लोग डिस्को पर थिरकने पहुंचे, मगर उस क्लब में भगदड़ मच गई। भगदड़ में करीब 13 लोग मारे गए। ये सब लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर यहाँ पहुंचे थे। बड़ी खराब बात है। जानते हैं कि लोग परेशान हैं, मगर सब्र थोड़ा जरूरी है। अपनों की फिक्र करना भी जरूरी है। अच्छा, बच्चों की सुरक्षा को लेकर हम लोग परेशान रहते हैं ना हमेशा। कभी भी जरा सा भी कुछ हो जाए तो हमारे मुंह से यही दुआ निकलती है कि इसके नाखून को भी चोट ना पहुंचे, है ना। फिर कोरोना आया और बच्चे घरों में रहें। हमने ये सोचकर उन्हें महफूज रखने की कोशिश की। ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, दुनिया के हर कोने में यही हो रहा है। अब जब दुनिया भर में स्कूल खोले जाने पर विवाद हो रहा है तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सभी पेरेंट्स को कहा है कि वो परेशान ना हो, बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। लेकिन क्या आपका मन मानेगा ऐसे में? खैर, WHO ने इन सब सिचुएशंस को देखते हुए ही या बच्चों को देखते हुए कितने वल्नरेबल हैं वो, मास्क पहनने को लेकर उम्र के लिहाज से एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। एक तरह से ये क्या कहती है, आइए जानते हैं हमारी सहयोगी खुशबू से। कोरोना महामारी के इस दौर में संक्रमण से बचने के लिए हर किसी को मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। बचाव ही फिलहाल इस महामारी से बचने का एकमात्र तरीका जो है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली इस महामारी की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है जब लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मास्क को लेकर समय समय पर स्वास्थ्य एजेंसियां गाइडलाइंस भी जारी करती रही हैं। ऐसे में अक्सर ये सवाल उठाए जाते रहे हैं कि बड़ों के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है, लेकिन बच्चों का क्या करें। ये तो हम सब जानते ही हैं कि बच्चों को मास्क पहनने बोलना कितना मुश्किल का काम है। उनके पास कई बहाने जो रहते हैं इसे ना पहनने के, जैसे कि गर्मी लग रही है, इरिटेशन हो रही है, कानों में दर्द है, वगैरह वगैरह। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब बच्चों के मास्क पहनने को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। जी हाँ, WHO ने कहा है कि यह अभी तक पता नहीं चल पाया है कि बच्चों के जरिए कोरोना का संक्रमण कैसे फैलता है, लेकिन इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि किशोरों के जरिए बड़ों की तरह कोरोना संक्रमण फैल सकता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि WHO की ये नई गाइडलाइंस आखिर क्या कहती हैं
ताकि आप सतर्क रह सकें और अपने बच्चों को भी रख सकें। हू की नई गाइडलाइंस के मुताबिक 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी बड़ों की तरह ही मास्क पहनना चाहिए। मतलब कि मास्क पहनने को लेकर दुनिया भर में जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो 12 साल से बड़े बच्चों पर भी लागू होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये भी कहना है कि 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी कोरोना का उतना ही खतरा है जितना बड़ों को है। बच्चों को ऐसी जगहों पर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना किया जा रहा हो, या फिर ऐसी जगह जहां पर कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा हो। मतलब ऐसी जगह जो कंटेनमेंट जोन में आती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से बच्चों में कोरोना के खतरे के बारे में तो जानकारी दी गई है, लेकिन ये कितना घातक हो सकता है इसके बारे में फ़िलहाल अभी कुछ नहीं बताया गया है। हालांकि WHO ने साफ किया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। इस गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कोरोना का खतरा 9 के बराबर होता है, इसलिए इस उम्र के बच्चों को मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है। वहीं 6 से 11 साल की उम्र के बच्चों को उन जगहों पर मास्क ज़रूर लगाना चाहिए जहां कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा ज़्यादा है, या फिर उन जगहों पर जहां पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। ये थी खुशबू। और अब आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहां एक और कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जहां कई दिनों बाद एक बार फिर से 1450 मामले सामने आए 24 घंटे में। ये एक बड़ा नंबर था। जहां हम सोच रहे थे कि दिल्ली अब कोरोना वायरस पर नियंत्रण कर रहा है, लेकिन आपको बताएं कि वहां संक्रमण की दर भी बढ़ी है। 7 अगस्त को ये 5% थी, जो अब 24 अगस्त को 7% हो गई है, यानी 2% दर इन थोड़े से दिनों में बढ़ गई है। इसी बात को लेकर हमने आज बात की आज तक के पंकज जैन से। उन्होंने बताया, देखिए, दिल्ली में हमने वो वक्त भी देखा है जब जून के महीने में कोरोना के मामले पीक पर पहुंच गए थे। एक दिन में करीब 4000 कोरोना के मामले दर्ज होते थे, लेकिन धीरे धीरे जुलाई का महीना आया, अगस्त का महीना आया, और इस दौरान ये देखने मिला कि कोरोना के जो मामले हैं दिल्ली में वो 1000 से कम दर्ज होने लगे। ऐसी स्थिति में अभी पिछले दिनों के आंकड़ों को जब हमने आकलन किया तो ये देखने के लिए मिला कि दिल्ली में 7 अगस्त को जो कोरोना संक्रमण की दर थी वो 5% के आसपास थी, और आज जब हम बातचीत कर रहे हैं कोरोना को लेकर 24 अगस्त को, तब दिल्ली में जो संक्रमण की दर है कोरोना की वो 7 से 8% के आसपास पहुंच गई है। तो ये धीरे धीरे दर्शाता है कि दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि रिकवरी रेट जो है वो दिल्ली में काफी दिनों से स्थिर बना हुआ है। कभी वो 90% के ऊपर पहुंच जाता है, कभी वो 90% के नीचे पहुंच जाता है, और ये जो औसत है ये कहीं ना कहीं दिल्ली की एक चिंता को खत्म भी कर रहा है, लेकिन दूसरी चिंता ये भी बढ़ा रहा है कि क्या आने वाले दिनों में कोरोना के मामले बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल सरकार ये दावा कर रही है कि तमाम तैयारियां उनकी पूरी है। हालांकि अभी भी अस्पतालों में उतने मरीज नहीं पहुंच रहे हैं जो हमें जून के महीने में देखने के लिए मिला था। तो सरकार का आकलन करने का अपना तरीका है। उनका मानना है कि अगर कोई गंभीर रूप से बीमार होता है तो वो अस्पताल जरूर पहुंचेगा, लेकिन ये भी देखने के लिए मिला है कि जो होम आइसोलेशन है वहां पर कोरोना मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, और साथ ही साथ एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो भी बढ़ रही है। और फिलहाल अच्छी बात यह है कि गंभीर कोरोना मरीज जो हैं वो दिल्ली के अस्पतालों में फिलहाल अगस्त के महीने में कम देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन अब सरकार को दोबारा अपनी तैयारियों को सख्त करना होगा, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से हम जो आंकड़े देख पा रहे हैं 1000 से ज्यादा और 1500 के करीब कोरोना के मामले दिल्ली में दर्ज हो रहे हैं। जी, और एक तरफ तो सरकार का ये दावा है कि बेड्स पूरे हैं, तो होटल्स में भी इन लोगों ने करवा दिया था कि मरीजों को वहां रख सकते हैं। हॉस्पिटल्स में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काफी इंतजामात थे, लेकिन अब एक खबर ये भी है कि सरकार उनको डी लिंक करती जा रही है। तो ऐसे में अगर मरीज बढ़ते हैं
और मेट्रो भी शुरू करने की कवायद चालू हो गई है। तो अगर मरीज बढ़ते हैं तो क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए? ये एकदम कंट्रास्ट में जा रही हैं सारी चीजें। देखिए बिल्कुल, यहाँ पे कुछ बातों को समझने की जरूरत है। सरकार का ये मानना है कि दिल्ली में कोरोना कंट्रोल में है और इसका अंदाजा वो कई पहलुओं को जांचने के बाद कर रही है। पहले जब बेड्स की कमी दिल्ली में हो गई थी तब जो प्राइवेट अस्पताल थे वहां पे सरकार ने कुछ बेड्स आरक्षित कर लिए थे। इसके अलावा जो होटल थे उन्हें सरकारी अस्पतालों से अटैच कर दिया था और जो तीसरा फैसला लिया था कि जो बैंकेट्स हॉल दिल्ली में है वहां पर अस्थायी तौर पर बेड्स रखे जाएं और उन्हें अस्पतालों में तब्दील किया जाए। लेकिन अब धीरे धीरे ये फैसले बदले जा रहे हैं क्योंकि रिकवरी रेट सरकार को लगता है कि बेहतर है, लोग अब जल्द से जल्द ठीक हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार आने वाले दिनों के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार जो रोजाना हेल्थ बुलेटिन जारी करती है उसमें सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली के अस्पतालों में फिलहाल कितने बेड्स खाली हैं और अभी जो ताजा स्थिति है वो कुछ इस तरह की है कि दिल्ली में फिलहाल जो 14,126 बेड पूरी दिल्ली के अस्पतालों में मौजूद हैं और इनमें से सिर्फ 3,617 जो बेड्स हैं वहां पर मरीज भर्ती हैं और करीब 10,509 के आसपास बेड खाली हैं पूरी तरह से। तो सरकार को ऐसा लगा कि जब इतनी संख्या में अस्पतालों में ही बेड्स खाली हैं तो क्यों ना जो बाकी बैंकेट हॉल हैं और होटल हैं इन्हें डीलिंक कर दिया जाए, यानी कि इन्हें मुक्त कर दिया जाए ताकि इनका जो रोजगार है उस पर कोई असर ना पड़े। क्योंकि अभी हमारी कई होटल मालिकों या फिर कहीं की बैंकेट हॉल के जो मालिक हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, किराया देना पड़ता है, साथ ही साथ जो वहाँ स्टाफ काम कर रहा था उसको भी जरूरत होती है, उसका ध्यान भी रखना होता है। तो सरकार रोजगार को बढ़ाने की तरफ भी कदम उठा रही है और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रख रही है कि दिल्ली में कोरोना अगर फिर से पैर पसारता है तो उसके लिए तैयारी पूरी और सख्त रखी जा सके। तो देखना होगा कि सरकार कितनी तैयार है। दावे तो खूब किए जाते हैं। ये थे पंकज जैन। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। और देखिए, मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको आंकड़ों से एक खेल बताऊंगी, यानी एक मेथड समझाऊंगी जिसे डॉफमैन मेथड कहते हैं। इसे पूल सैंपलिंग कहते हैं। दरअसल मान लीजिए 348 लोग हैं, हम इन्हें 48 पूल में बांटेंगे तो कितने कितने लोग हुए एक पूल में, बताइए। जी हाँ, 6 लोग। हाँ जी, अब इस मेथड में टेस्ट होता है। अगर 6 में से कोई भी पॉजिटिव हुआ तो सभी पॉजिटिव माने जाएंगे, अगर कोई पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव। तो इससे जल्दी जल्दी जांच होती है और पूल में जांच होती है लोगों की। ये टेक्निक काफी पुरानी है और अब इसे इजराइल अपनाने की सोच रहा है। तो आपको कुछ गणित समझ आई? देखिए, विज्ञान के लिए मैथ्स आना बहुत जरूरी होता है। अब आपको थोड़ा सा मैथ्स में और उलझाती हूँ। एक आकलन कहता है कि हमारे देश में लगभग 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उनमें कोई एक स्पेसिफिक लक्षण नहीं दिखा जिससे ये माना जाए कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। लेकिन इस बात के क्या मायने हैं और उससे भी बड़ी बात कि कितना सही है ये अनुमान, इसकी जानकारी तो हमें दीपू राय ही दे सकते हैं जो इंडिया टुडे ग्रुप के हैं, और उनसे बढ़िया पकड़ किसकी होगी आंकड़ों पर। जी दीपू। देखिए, एसिम्प्टोमेटिक नंबर्स ज्यादा है, इस बात का खुलासा तो 2-3 शहरों में जो लेटेस्ट सर्वे हुए हैं, सीरो सर्वे, वो कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन जिस आंकड़े की बात आप कह रहे हैं, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की ओर से IDSP एक जो आपका इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस डिपार्टमेंट है, उसके बेसिस पर जो आंकड़े आ रहे हैं,
और ये नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जिसको सामने ला रहा है, उसमें ये पाया गया है कि करीब 25.94% लोग फीवर से हैं। लेकिन आपको एक क्लियर कर दूं कि ये जो सैंपल लिया गया है, ये जो आइडिया लिया गया है कि सिम्टम्स क्या क्या है, वो 33,270 केसेस के बेसिस पर है। इसलिए 35 लाख जहाँ पे केसेस हो, वहाँ 33,000 के केसेस पर सैंपल शायद बहुत ज्यादा बेटर नहीं हो, लेकिन एक आइडिया के लिए जरूर ये एक बता सकता है कि बेसिक सिम्टम्स क्या थे उनमें। उसमें जरूर ये कहा गया है कि अदर सिम्टम्स जो है वो 31.74% है। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो एडमिशन के समय सिम्टम्स थे, जिसको कि उस रिपोर्ट का में कोट भी किया गया है, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि 25.94% फीवर है, 17% लोगों ने कफ की शिकायत की थी जब उसको एडमिट किया गया, और सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश 7.78% के, और ब्रीथलेसनेस यानी कि सांस में दिक्कत 5.48% के अराउंड हमको हुई थी। तो लेकिन कहीं से ये रिलायबल नंबर नहीं है कि 80% लोग एसिम्टोमेटिक हैं। ये जरूर है कि किसी के बातचीत के क्रम में लोग एक आइडिया लगा रहे हैं, डिफरेंट स्टेट से जो रिपोर्ट आ रही है कि नंबर्स बहुत ज्यादा हैं जिसमें कि एसिम्टोमेटिक लोग हैं, लेकिन एसिम्टोमेटिक लोग कहीं रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं बिना सीरो सर्वे के। उनको कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ पे कितने लोग एसिम्टोमेटिक हैं, क्योंकि जो सर्वेलेंस टीम है उसको ट्रैक करना है नंबर्स को। 33 लाख जहाँ पे कि 60,000 से ऊपर लोग रोज नए मरीज आ रहे हैं, उनको उनका सर्वेलेंस करना तो बहुत टफ है। तो उसमें क्या उनमें सिम्टम्स आए ये बताना तो और टफ है उनके लिए। पहले तो आप सर्वेलेंस करेंगे, लेकिन जिस सैंपल बेसिस पर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने IDSP के ही डेटा को आप दिया है, उसके मुताबिक 31.74% लोग अदर सिम्टम्स शो कर रहे थे एडमिशन के समय, क्योंकि एसिम्टोमेटिक तो टेस्ट में आ ही नहीं रहे हैं, वो टेस्ट कराने ही नहीं आ रहे हैं। तो सिम्टम्स जो काउंट किए जा रहे हैं, जो मरीज आ रहे हैं, उन्हें मैक्सिमम जो सिम्टम्स है वो फीवर के हैं, यानी कि 26%, कफ की है 17%, और सोर थ्रोट की है वो 8% के अराउंड है। इसी तरह से आप जनरल जो वीकनेस है वो 4% लोग शिकायत करते हुए मिले जो एडमिट कराने आए अपने को कोरोना के लिए, और रनिंग नोज 2.32% के आसपास है, और हेडेक 2% लोगों ने शिकायत की थी। इसलिए मैक्सिमम जो कंप्लेन था वो 35.94 यानी 26% फीवर को लेकर के था। 80% एसिम्टोमेटिक है, इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड अभी नहीं आया है। जी, और WHO ने भी अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि युवा सबसे ज्यादा एसिम्टोमेटिक हैं, 20 और 50 वर्ष के भीतर जो लोग हैं, तो ये बात कितनी सही है? देखिए, सबसे ज्यादा मैं आपको एक नंबर बताऊं जिसमें कि ICMR का डेटा, क्योंकि IDSP ने जो नंबर्स लिए हैं उसमें 1,55,000 का मरीजों का लिया है, एज वाइज जो प्रोफाइलिंग है, क्योंकि उनकी एज कितना है जो लोग ज्यादा संक्रमित हुए हैं। लेकिन बेटर है कि ICMR 28 लाख लोगों का नंबर्स लेकर के, यानी कि 2-3 दिन पहले का नंबर के बेसिस पर उसने एज प्रोफाइलिंग की है, तो उससे एक आइडिया लगेगा। 21 से 30% की उम्र वाले करीब 22% लोग जो है इस कोरोना के चपेट में है, जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है पेशेंट्स का। उसके बाद आता है उससे थोड़ा सा कम 31 से 40 वाले हैं, जहाँ पे ये कॉमन कॉन्सेप्शन था कि 60% से ज्यादा के लोग ज्यादा इन्फेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है। डेथ में जो ये मामला हो सकता है कि इनके बीच जिनकी डेथ हो रही है, यानी कि फैटेलिटी रेट हो सकता है कि बुजुर्गों में ज्यादा हो, लेकिन जो इन्फेक्शन है WHO बिल्कुल सही कह रहा है कि 21 से इंडिया में ही 21 से 30 साल के जो उम्र के लोग हैं वो 22% लोग हैं टोटल मरीजों में, 28 लाख से ऊपर के मरीजों में जो ये आकलन आया है, और 31 से 40 साल की उम्र वाले 21% से ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है, 21.63%। उसके बाद 41 से 50 साल की उम्र वाले 17.33% है, यानी कि 17% के अराउंड जो है 41 से 50 साल। उसके बाद नंबर आता है 51 से 60 साल वाले लोगों का 14% के आसपास। फिर 61 से 70 8%, और 71 से 80 3%, और 81 से 90 अगर आप जाएं तो 77% है, और 90 से ऊपर बहुत ही नॉमिनल 0.9% लोग पेशेंट हैं जो कि कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, जो रिपोर्टेड नंबर्स लगा रहे हैं उसके बेसिस पर ये ICMR का डेटा है। 0 से 10% यानी जो बच्चे हैं वो 3.91% है, यानी कि जो
81 से 80, 71 से 80 साल की उम्र के लोग हैं। और जो बच्चे हैं 0 से 10 ईयर्स, वो सबसे एक तरह से कहा जाए कि वो कम है, बल्कि बच्चे उन बुजुर्गों से भी 71 से 80 साल की उम्र वालों से भी स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा इन्फेक्शन उनको इन्फेक्शन के चपेट में आए हैं। यानी कि उनका नंबर है 0 से 10 का 3.91% और 71 से 80 वालों का 3.19%। तो बहुत मामूली लेकिन इन्फेक्टेड है, हालांकि ये बहुत कम है। सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन है वो युवा वर्ग में है। आप बिल्कुल WHO सही कर रहा है। 31 से 30 साल के उम्र के लोग 22% और 31 से 40 वाले 22% कह रहा हूँ, यानी कि 21.63% है। दीपू जी, जरूर मुझे लगता है आपकी मैथ्स अच्छी रही होगी, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। अब चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई हैं। खैर, आपको अब पुणे के केदार तुलपुले से मिलवाते हैं। इन्होंने कोरोना को हरा दिया। अगर कोविड एक जंग है तो आप ये मान लें कि इन्होंने हराया है। आइए उनसे ही उनकी कहानी सुनते हैं। एक्चुअली मुझे फीवर आया था 17 तारीख को, और मतलब वो फीवर क्रोसिन अगर नहीं लेता मैं तो जाता ही नहीं था। तो 17 और 18 तारीख को मुझे फीवर दोनों दिन था। तो एक्चुअली 19 तारीख को मेरे जो फैमिली डॉक्टर है वो उनके साथ में फ़ोन पे कांटेक्ट पे था। तो उन्होंने मुझे बोला कि टेस्ट करने की ज़रूरत पहले नहीं है। पहले वो बोले कि CPR नाम का एक टेस्ट रहता है, तो वो करने के लिए बोला कि एंटीबॉडीज डेवलप हुए क्या बॉडी में, ये चेक करने के लिए। तो इसलिए मैंने पहले CPR का टेस्ट किया 19 तारीख को, पर उस टेस्ट में ऐसा लग नहीं रहा था कि कोविड है ऐसे करके। तो मलेरिया या डेंगू ऐसे सब एक्चुअली चीजें थी, ऐसे सभी सिम्टम्स थे। हाँ, एक मिनट, ये कौन सी 19 तारीख की बात कर रहे हैं आप? जुलाई। ओके। यस। सो 17 जुलाई और 18 जुलाई को मुझे फीवर था। तो बेसिकली 19 तारीख को हमने CPR टेस्ट किया। फिर बाद में वो CPR टेस्ट में ऐसा लग रहा था कि कोविड नहीं होगा, पर 20 तारीख को फिर से एक बार मुझे फीवर आया। तो 21 तारीख को मैंने टेस्ट किया कोविड का और वो फिर पॉजिटिव आया। मैंने दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल से पहला टेस्ट किया था, पुणे का जो हॉस्पिटल है। और बाद में 2-3 दिन मुझे बाद में फीवर रहा और थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ या फिर वीकनेस ऐसा थोड़ा 2-3 दिन आगे था। पर बाद में 25 तारीख के बाद में पूरा एकदम फिट हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और कोई किसी तरह की दिक्कत आई हो बीच में? मतलब किसी भी तरह की, सोशल भी हो सकती है कि सोसाइटी? नहीं, एक्चुअली मैंने जब सोसाइटी में बोला तो बेसिकली होम क्वारंटाइन होना पड़ा मुझे और मेरे पापा को। मैं खुद हमारा जो रूम है वो 2 BHK फ्लैट है, तो एक रूम में मैं पूरा बंद था 15-16 दिन। और पापा भी घर से बाहर नहीं निकल रहे थे अप्रोक्सीमेट 31 जुलाई तक। तो 15-16 दिन हम एक्चुअली घर पे ही थे वैसे देखा जाए तो। पर अब हमारे रिलेटिव्स जो है वो नजदीक ही रहते हैं, तो इसीलिए हमें इतनी तकलीफ नहीं हुई। सभी लोग हमारे घर के बाहर खाना रख के जाते थे और हम वो अंदर लेके फिर लंच और डिनर ये सब चीजें होती थी। तो इसलिए इतनी दिक्कत नहीं हुई। और हमारे जो सोसाइटी के जो चेयरमैन है और हमारे जो पड़ोसी है उन्होंने भी बहुत हेल्प किया ओवरऑल। सो वो मतलब वो कुछ दिक्कत, मैं सोशल लेवल पे इतनी दिक्कत नहीं हुई मुझे। ओके। और कोई ऐसा पोस्ट कोविड कोई ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा कोई लक्षण हो कि जो हमें लगे कि मतलब जब मैं 7 तारीख तक एक्चुअली घर पे ही था, 7 अगस्त तक। मैंने 7 अगस्त को सेकंड टेस्ट किया, वो निगेटिव आया। पर जब मैं नीचे चलने के लिए वगैरह गया 8 अगस्त को वगैरह, तो थोड़ा लोग खुद से ही सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे थे और दूर से ही पूछ रहे थे चीजें, जो जनरली जो नजदीक आके पूछते हैं वो सब थोड़ा डिस्टेंस रख के कर रहे थे। एक आध वीक ऐसा गया होगा कि थोड़ा सा लोगों ने कम कम्युनिकेट किया, थोड़ा लोग कम बोले मेरे साथ। पर बाद में 15 अगस्त के बाद अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पोस्ट कोविड कोई लक्षण कि कोई बॉडी में कोई फिजिकली कोई ऐसा लग रहा हो कि कुछ कई लोगों के बाल भी जा रहे हैं, मतलब कई लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वीकनेस बहुत ज्यादा है, मस्कुलर? हाँ, वीकनेस थोड़ा सा रहता है। एक 7 दिन तक थोड़ा सा, एक 3-4 दिन तक तो मतलब वो तुमको फील होता है वीकनेस। पर बाद में आई थिंक इट इज बेटर, इट गेट्स बेटर डे बाय डे, इट गेट्स बेटर एक्चुअली। सो एक 3-4 दिन मुझे भी ऐसा थोड़ा फील हुआ, वीकनेस था 3-4 दिन, 25 जुलाई से 28-29 जुलाई तक। पर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा,
और आप अब वापस ऑफिस जाने लग गए हैं? हाँ, मैंने 17 तारीख से अभी शुरू किया। सो अभी एक वीक मुझे हो गया ऑफिस जाने में। मेरा खुद का ही बिजनेस है। ओके। तो मैंने 15-17 तारीख तक ऐसा डिसाइड किया था कि घर से ही काम करूंगा, पर 17 तारीख से मैंने अभी जाना शुरू किया ऑफिस में। केदार को आने वाले जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और एक हेल्दी लाइफ की दुआएं। और अब देखिए, जाने का वक्त है। माफ कीजिए, मैं कोई हिदायत नहीं दूंगी, कोई नसीहत भी नहीं दूंगी। बस एक बात कहूंगी, सिर्फ एक बात, बाय बाय। जिंदगी से हाथ मिलाना है तो हाथ धोते रहिए। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।